हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस डिप्लोमेट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरी दुनिया में शांति का कहीं माहौल नहीं रहा। एक तरफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो वहीं अब नए वार फ्रंट खुल गए हैं, जिसमें ईरान और इजराइल का जिक्र सबसे पहले आता है। और इस जिक्र में इजराइल पिछले कई दिनों से ये वारफेयर जारी है। इसको अभी भी युद्ध का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इजराइल की तरफ से इसे ऑपरेशन का ही नाम दिया गया है, जबकि ईरान ने 2 दिन पहले घोषणा किया कि वो अब युद्ध में उतर चुका है। दोस्तों, कल की घटना ये रही कि कल रात में देर रात में कहें तो देर रात में अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ने ईरान की 3 महत्वपूर्ण न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करा है, जिसमें फोर्दो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि फोर्दो एक ऐसे लोकेशन पे है कि जहां उसे नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने इस न्यूक्लियर प्लांट को ज़मीन के नीचे बना रखा है, तकरीबन कई मीटर नीचे, कहें अगर देखा जाए तो उसको 250 से 300 फीट नीचे की उसने ये उसे बना रखा है। और अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराया है, जहाँ पे वो बम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 60-70 फीट या 100 फीट तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ईरान ने शायद क्लेम किया है कि उसके परमाणु बमों पे या उसके परमाणु जो कार्यक्रम है उस पर कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके संप्रभुता का हनन हुआ है। इसलिए वो ईरान क्या करेगा कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर, अमेरिका के सैनिकों पर हमला करेगा, ऐसा उसने उसके बाद कहा है। दोस्तों, इस समय पूरे विश्व में जो परिघटनाएं चल रही हैं, उन परिघटनाओं से हमारा देश भी प्रभावित हो रहा है, विश्व की शांति भी प्रभावित हो रही है, ट्रेड भी प्रभावित हो रहा है। और ये प्रभाव अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जेब पर भी इसका प्रभाव दिखने लग जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में वो अभी यहाँ नहीं होगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि अगर इजराइल और ईरान का जो ये झड़प है ये बढ़ा, तो निश्चित रूप से इसका असर वैश्विक स्तर पर दिखाई देगा। वैश्विक स्तर पर इसलिए दिखाई देगा कि ईरान के पास वो शक्ति है, वो क्षमता है कि ईरान जब चाहे होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। यानी कि पर्शियन गल्फ में एक बहुत सकरा सा रास्ता है, जहाँ से होकर के बड़े बड़े तेल के कंटेनर, तेल के जहाज गुजरते हैं। दुनिया का 20 से 30% के आसपास तेल का व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इस व्यापार में भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर ईरान ने इसे ब्लॉक किया तो निश्चित रूप से दुनिया पे संकट आएगी, आर्थिक संकट बढ़ेगी, महंगाई आएगी और युद्ध का क्षेत्र बढ़ेगा। युद्ध का क्षेत्र इसलिए बढ़ेगा मित्रों कि एक तो इजराइल और ईरान के बीच में कई तरह छिपे तौर पे लड़ाई बहुत समय से चल रही थी, जिसे प्रॉक्सी वार कहते हैं। प्रॉक्सी वार के बाद अभी खुल के लड़ाइयाँ उनमें शुरू हो गई हैं। कल अमेरिका का भी इसमें एंट्री हो गया। अब इस तरह से क्या हो रहा है कि ये लड़ाई का जो क्षेत्र है ना, वो फैलता जा रहा है। दूसरा कि इस लड़ाई में अब ईरान ने कहा है कि वो तो इजराइल को रिटेलिएट कर ही रहा है, साथ में अब वो अमेरिका पे भी रिटेलिएट करेगा। तो ईरान के इर्द गिर्द जो अदर देश, उसके पड़ोसी देश हैं, उन देशों में अमेरिका के सैन्य बेस हैं, और उन सैन्य बेसों को उन ठिकानों को जो है निशाना बनाना ईरान की सेना के लिए आसान होगा। अब मुझे लगता है कि यही ईरान करेगा भी। दूसरा कि ईरान प्रॉक्सी वार को फिर से शुरू करेगा, लेबनान में, फिलिस्तीन में, आपके यमन में, उसके सहयोगी जो आतंकवादी संगठन हैं जिनके बदौलत वो प्रॉक्सी वार चला रहा था, उन्हें फिर से एक्टिव करेगा। थोड़ी देर पहले यमन की सेना ने, या जहां हूती विद्रोही हैं, उन्होंने, यमन की सेना कहना गलत होगा, हूतियों ने एक ट्वीट किया था कि अब वो भी वार में शामिल हो चुके हैं। अमेरिका अपने शिप को, अपने जहाज़ों को और खुद को उनकी सीमा से दूर रखे। ठीक है। तो दूसरी तरफ अब मुझे लगता है कि हिजबुल्ला भी इसमें एक्टिव हो जाएगा। हमास की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमास तो लगभग इजराइल ने हमास को समाप्त प्राय कर दिया है, लेकिन हिजबुल्ला इसमें एक्टिव होगा, इसमें हूती एक्टिव होंगे, इसमें ईरान एक्टिव होगा, और ये पूरा जो मिडल ईस्ट है ना, एक बार फिर से युद्ध के चपेट में आ सकता है। मैं अभी भी युद्ध को उस दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ जिस दृष्टि से हमारे नेशनल मीडिया आपको दिखा रही है या अन्य न्यूज़ चैनल आपको दिखा रहे हैं।
ये उतनी बड़ी बात अभी नहीं हुई है, अभी तक तो नहीं हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा है कि अगर ईरान शांति चाहता है तो रिटेलिएट ना करे। मैंने पिछले वीडियो में वो उसका भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एक दिन और मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर इसराइल ने जैसे ईरान पे अटैक करा और ईरान इसराइल पे रिटेलिएट नहीं करेगा तो बात यहीं रह जाएगी, लेकिन अगर ईरान रिटेलिएट करेगा तो बात बढ़ेगी। और हुआ यही जो मैंने बताया था कि ईरान ने रिटेलिएट किया और दोनों में संघर्ष बढ़ा, दोनों में संघर्ष बढ़ा और इसी वजह से इसमें अमेरिका की एंट्री भी होनी पड़ी। कुछ दिन यानी 1-2 दिन पहले ही इसमें रूस की भी एंट्री हो गई। रूस ने डायरेक्ट इंटरफेयर तो नहीं किया, लेकिन उसका कमेंट था कि हम ईरान के साथ हैं, मिला जुला कि यही इतना ही है। चीन के कुछ C-17 टाइप के जहाज़ जो भारी भरकम सामग्री लेके उड़ सकते हैं वो तेहरान में उतरे, एक नहीं 2 बार। यानी कि चीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर रहा है ईरान की। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इसमें ईरान के साथ चाइना और रसिया खड़े हैं। वो डायरेक्ट तो इसकी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे सूचनाओं को आदान प्रदान करना, हथियार देना, गोला बारूद देना और पॉलिटिकली उन्हें सपोर्ट करना और UN में उनके सपोर्ट में खड़े रहना, ये सारे काम इसराइल के विरोध में, अमेरिका के विरोध में, ईरान के पक्ष में रसिया और चाइना कर सकते हैं। और ये करेंगे, निश्चित रूप से वो करेंगे, क्योंकि जब भी रूस को ज़रूरत थी तब ईरान उनके साथ खुल के खड़ा रहा, अपना ड्रोन दिया, टेक्नोलॉजी दी, सपोर्ट दिया। तो अब रूस की बारी है। दूसरा पक्ष की अगर हम बात करें चीन की, तो दोस्तों चीन इस समय चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईरान को मदद दी जाए, जिससे ईरान ओबलाइज हो जाए, हाईली ओबलाइज हो जाए। क्योंकि भारत का ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं और चाइना नहीं चाहता कि किसी भी तरह से भारत का इंटरफेयर ईरान के साथ रिलेशन अच्छे बने और भारत वहाँ इंटरफेयर करे इस युद्ध में। इस युद्ध के अलावा भी चाइना के कई इंटरेस्ट हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं आपको पता है, चाइना के साथ हमारे संबंध आपको कैसे हैं ये भी आपको पता है। तो चाइना ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और ईरान के संबंध अच्छे हों। जब पाकिस्तान और ईरान के संबंध अच्छे होंगे तो भारत को वहाँ जाने की अवसर ही नहीं मिलेगा। भारत को उनकी राजनीति में उनके जो दोहरे संबंध हैं उसमें इंटरफेयर करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। सिर्फ ईरान ही नहीं, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान के संबंध अफगानिस्तान से भी अच्छे हों। नहीं हो पा रहा ये अलग बात है, लेकिन उसकी मंशा तो यही है। अब अगर हम इसके डिटेल में जाएं तो हम देखेंगे कि कुछ दिन पहले ही, अभी 2-3 दिन पहले, जब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को डांट नहीं लगाई थी, तब तक पाकिस्तान खुल के ईरान के सपोर्ट में आया और इसने ये भी यहाँ तक कह दिया कि दुनिया के सारे मुस्लिम देश एक हो जाओ और इजराइल पे हमला करो, ईरान के पक्ष में खड़े हो जाओ। आज ईरान की बारी है, कल हमारी बारी हो। ये वही कुछ मिलता जुलता डायलॉग है जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। खैर मैं इन मसलों पे नहीं जाना चाह रहा, यानी वो यूनाइट करना चाह रहे थे। इस यूनाइट के पीछे पाकिस्तान की अपनी तो मंशा जो थी वो सो थी, इसके पीछे चाइना का योगदान रहा। चाइना चाहता रहा कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों, वो अच्छे हो भी रहे थे। आप भारत के साथ जब पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें ईरान ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, क्योंकि वहाँ भी चाइना का इंटरफेयर रहा। यहाँ बात ऐसे बिगड़ गई कि अमेरिका ने आसिफ मुनीर को बुला के 1 हफ्ते वहाँ रख लिया, वहाँ डांट फटकार लगाई, पुचकारा सहलाया और उन्हें समझाया, तो आसिफ मुनीर पीछे हटे। नहीं तो पाकिस्तान और ईरान के संबंध प्रो लेवल पे जा रहे थे। बहरहाल एक नेशनल न्यूज़ पे एक बात और चल रही है, क्या ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है? तो दोस्तों ये कहना बड़ा ही हास्यास्पद होगा कि ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है। आप देखिए वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत कैसे होती है, जब उसमें एक साथ कई देश शामिल हो जाते हैं। 3-4 दिनों से या 5 दिनों से या हफ्ता भर से जो भी है, इतने समय से ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डायरेक्ट दोनों एक दूसरे पे मिसाइलें बरसा रहे हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल तक का भी इस्तेमाल हो गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमले हो रहे हैं। क्या ईरान के पड़ोसी देशों ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। सऊदी अरेबिया या उसके सहयोगी देश, जिसमें आप जैसे उसके UAE को पकड़ लेते हैं, जॉर्डन को पकड़ लेते हैं, हम देखते हैं यमन को देखते हैं, ओमान को देखते हैं। यमन में आधा यमन तो
ईरान के पक्ष में है हूथी वाले, लेकिन बाकी केसेस वो नहीं चाहते। असल में ईरान के पड़ोसी देश ही नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु शक्ति आए या ईरान परमाणु बम बना सके। इससे क्या होगा कि परमाणु बम ईरान के पास अगर हो गया तो जो उस क्षेत्र का हायरार्की है ना वो बदल जाएगी, जो एक लीडरशिप है वो चेंज हो जाएगा। उस लीडरशिप को बचाने के लिए, उस हायरार्की को मेंटेन रखने के लिए सऊदी अरेबिया ने अदर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो कुछ नहीं कर रहे। पाकिस्तान बीच में कुछ बोला था, वो भी सन्नाटा मार गया। भाई मुस्लिम उम्मा का सदर बनने का, मुखिया बनने का जुनून तो अर्दोगान में भी है, लेकिन टर्की ने क्या स्टैंड दिखाया? कुछ नहीं। अजरबैजान ने क्या स्टैंड दिखाया? कुछ नहीं। बल्कि अजरबैजान और ईरान के तो संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो कुल मिला के ये युद्ध तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं होगा, थर्ड वर्ल्ड वार की कोई संभावना नहीं है। हाँ ये है कि चाइना और रसिया ईरान के सपोर्ट में खड़े रहेंगे। ईरान अब निर्भर ये करता है कि ये युद्ध फैलेगा या सिमटेगा, ये निर्भर करता है ईरान किस तरह का रिटेलिएट करता है। अगर ईरान अमेरिका के बेसों पे हमला करेगा, अमेरिकी शिप को टारगेट करेगा, तो युद्ध फैलेगा। युद्ध फैलेगा माने इजराइल ही इनको निपटा देगा। दूसरा, ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पे अमेरिका ने कल देर रात हमले किए, उन ठिकानों में जो हम सबसे ज़्यादा जिक्र हो रही है फॉर्दो प्लांट की, तो क्या वो नुकसान हुआ उसे? ट्रंप का कहना है हमने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता। जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, जितना भी ईरान के ऊपर अंकुश लगाया जाए, जितने भी हमले हो जाएं, दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुकने वाला है। वो न रुकेगा, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे परमाणु शक्ति मिल न जाए। हालांकि कुछ दिन पहले ही ईरान की तरफ से भी आया था कि हम जो ये परमाणु बम बना रहे हैं ये ऊर्जा की दृष्टि से है, शांतिपूर्ण यूज की दृष्टि से है, हम बम नहीं बनाना चाहते। लेकिन ईरान के ही कुछ अधिकारी हैं जो डायरेक्ट परमाणु बम की आवश्यकता की बात करते हैं। तो इस आवश्यकता से, उनकी आवश्यकता के बयान से लोगों को अंदाजा लगाते हैं लोग कि ईरान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो किस दिशा में जा रहा है। तो इस संदर्भ में तुलसी गबार्ड के 2-3 महीने पहले का इंटरव्यू देखिए, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अभी ईरान के पास परमाणु बम की क्षमता नहीं आई है, मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल तक आ सकती है। लेकिन अभी तुलसी गबार्ड के बयान को पलटते हुए ट्रंप का ये मानना है कि उसके पास है और उन्होंने हमला करा है। जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है ना, वो पूरी तरह से बदल रहा है। असल में ये जो लड़ाई है, ये पूरी की पूरी लड़ाई एक हायरार्की को चेंज करने की है, वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की है। हायरार्की कहना गलत होगा, वर्ल्ड ऑर्डर। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से रूस युद्ध में उलझा हुआ है, उसकी स्थिति कमज़ोर बन रही है। चीन की स्थिति, भारत की स्थिति ऊपर आ रही है। अमेरिका का भी कुछ संतुलित मामला नहीं है। ऐसे में एक नए प्लेयर का उदय, एक नए परमाणु शक्ति का उदय विश्व में जो व्यवस्था है, यानी जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें परिवर्तन का संदेश उत्पन्न करता है। इसी परिवर्तन को मिटाने के लिए अमेरिका नहीं चाहता किसी और देश के पास परमाणु शक्ति आए, खासकर उस देश के पास जो अमेरिका का विरोध करता हो, जो अमेरिका के हितों में काम न करता हो। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, क्या पता डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें अमेरिका का योगदान हो। लेकिन पाकिस्तान के जो परमाणु बम हैं वो अमेरिका की इजाज़त के बिना हिलते भी नहीं है, चलाना तो दूर की बात है। जबकि ईरान के साथ इस तरह का नहीं है। ईरान अमेरिका से सीधी टक्कर लेता है, ईरान अमेरिका को चुनौती देता है। ईरान का व्यवहार बिल्कुल नॉर्थ कोरिया जैसा है अमेरिका के संदर्भ में। तो अमेरिका नहीं चाहता कि वहाँ परमाणु बम आए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी कमज़ोर पड़े, सऊदी अरेबिया या उसके जो साथी देश हैं उनकी सैन्य क्षमता कमज़ोर पड़े, क्योंकि उन्हीं से इनका व्यापार चलना है। उन्हीं देशों के बदौलत अमेरिका के जो है पूरे एशिया पे दबदबा बना रहेगा। खैर हम देखते हैं इस स्थिति में आगे क्या होता है, ईरान क्या किस तरह का रिटेलिएट देता है। हालांकि
ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हम रिटेलिएट जरूर करेंगे, ईरान की संप्रभुता पर हमला हुआ है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो ईरान के विदेश मंत्री ने यहाँ तक भी कहा कि हमारे पास कई विकल्प खुले हुए हैं, कई विकल्प। अब उन विकल्पों में हम डायरेक्ट वार का विकल्प देखें कि प्रॉक्सी वार का विकल्प देखें, ये कह पाना अभी मुश्किल है। मुझे लगता है कि शाम तक इस पर स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ईरान किस तरह का रिटेलिएट करता है या युद्ध किस दिशा में जाता है। बाकी हम इस विषय से संबंधित या जियोपॉलिटिक्स से संबंधित, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर से संबंधित वीडियोज़ और तथ्यों का सही विश्लेषण आपके सामने करते रहेंगे। बस आप जो है हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।